स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 5 से कुल 12 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं? अगर हाँ तो वीडियो को आगे देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की 5वीं और अंतिम इकाई आपके लिए आज हम लेकर आए हैं, जहां से आप हासिल कर सकते हैं पूरे 12 नंबर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मात्र 15 मिनट का वीडियो आपको 12 अंक दिलाकर जाएगा। जी हाँ, 12 अंक बहुत होते हैं, तो 12 अंक हासिल करने का तरीका आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, लघु उत्तरीयों की, दीर्घ उत्तरीय, साथ ही साथ इसके अंक विभाजन की, और देखेंगे कि पूर्व वर्षों में कौन से प्रश्न उत्तर आए थे इस इकाई से, साथ ही साथ इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, उनके उत्तर क्या है और कैसे लिखने हैं, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस नहीं करना। अगर आपने वीडियो मिस कर दी तो आप 12 अंक हासिल करने का तरीका नहीं जान पाओगे। तो 12 नंबर हासिल करना है तो वीडियो एंड तक देखो। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई हमारी प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में आपको हर विषय की वीडियो मिल जाएगी, सिलसिलेवार से एक एक इकाई की अलग अलग वीडियो बनी है, प्रत्येक विषयों की बनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के रिव्यू भी दिए हैं। जी हाँ, एमसीक्यूज के अलग से वीडियो बने हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में सब कुछ वीडियोस हैं, सारा कुछ चेक करो। एक ही चैनल पर डीएलएड की पूरी पढ़ाई मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। जी हाँ, तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के बात करते हैं इस इकाई की। तो बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 5, जिसका नाम है बचपन। जी हाँ, इसकी इकाई 5 का नाम है बचपन, और इस बचपन नाम है भाई इकाई का। तो सवाल कैसे आएगा? बचपन से जुड़ा हुआ आएगा, बचपन पे ही सवाल आएगा, बचपन पर ही आएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, और इस इकाई को बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो इस इकाई 5 का जो अंक है वो है कुल 12। कितने अंक है भाई? 12। तो इस इकाई 5 पर 12 अंक आवंटित है, 12 अंक दिए गए हैं। तो इस इकाई 12 अंकों की इकाई में 1 नंबर के 3 प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे भाई? 3 आएंगे। साथ ही साथ 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, और 4 नंबर का भी 1 प्रश्न आएगा। तो 4 3 7, 7 2 9 और 3 12। तो इस प्रकार से कुल 12 अंक विभाजित है, 12 अंक आवंटित है इस इकाई 5 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के, आपका और समय गवाए बिना, मैं शुरू करता हूं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से सबसे पहला, शिशु के दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दांत गिर जाते हैं फिर नए आते हैं, तो जो गिरने वाले दांत होते हैं शुरुआत में कितने होते हैं, जिन्हें हम दूध का दांत बोलते हैं, कितने होते हैं? तो 20। जी हाँ, शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शिशु के दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। बालक जो है वो अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। जी हाँ, किशोर अवस्था में बालक समाज में अपने व्यवहार की 12 से 18 तक की जो आयु होती है उसे किशोर अवस्था करते हैं। उस अवस्था में बालक चाहता है कि उसके व्यवहार को समाज स्वीकार करे, वो जैसा कर रहा है वो सही है। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? भाई जब बच्चा पैदा होता है, जो शिशु जस्ट पैदा हुआ अभी अभी, उसका वजन कितना होगा? 7 पाउंड का। कितना वजन होगा? 7 पाउंड। जी हाँ, 7 पाउंड। अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होगा? बचपन, बार बार बचपन की बात आ रही है, कहा था मैंने। तो भाई जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क यानी दिमाग का भार कितना होता है? तो 500 ग्राम। जी हाँ, आधा किलो का, आधा किलो यानी 500 ग्राम का। जी हाँ, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। अब ये मत पूछना लड़की का कितना, लड़के का कितना, भाई दोनों का सेम होता है। शिशु बोला है यहाँ पर, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना। अगला देखो भाई, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? बालक जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? सर्वनाम सीखता है। किसी को भी उसके नाम से नहीं बल्कि उसके सर्वनाम से बुलाता है। जैसे कि पापा मम्मी, नाम थोड़ी पूछता है ना, पहले पापा मम्मी दादा दादी यही तो सीखता है, वो चाचा है ना, यही सीखता है। तो बालक जो है जन्म के समय जो भाषा सीखता है सबसे पहले वो क्या होती है भाई? सर्वनाम। उस भाषा में सबसे पहले सर्वनाम सीखता है। बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी चीज सीखता है? गाली देना थोड़ी सीख जाता है सबसे पहले भाई वो सर्वनाम सीखता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? बच्चे कितनी एज में जब पहुंचते हैं तो उनका दिमाग फुली डेवलप्ड हो जाता है, पूरा विकास पूर्ण हो जाता है दिमाग का? तो 8 वर्ष की। जी हाँ, जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा उसके दिमाग का, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं भाई? 280 दिन। जी हाँ, माता के पेट में, गर्भ में शिशु को, बालक को कितने दिन लगते हैं विकसित होने में? 280 दिन में पूरा विकसित हो जाता है। यहां हम जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, या हम गर्भ की बात कर रहे हैं। पेट में विकसित होने के बाद भी रहते हैं कुछ समय तक, है ना। तो पूर्ण रूप से विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन का। ठीक, कितना लगता है? 280 दिन का। अगला देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय क्या कहलाता है? बचपन। जी हाँ, ये किसके अनुसार है भाई? जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का
जो समय बचपन कहलाता है ना, तो बाकी भाषा विज्ञानी जो है उन्होंने, लेकिन रूसो का नहीं, रूसो ने अलग भविष्यवाणी की है, रूसो ने अलग थ्योरी दी है, तो रूसो की थ्योरी भी बात करेंगे। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है, लेकिन रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था 6 से 14 वर्ष है। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष हमारे हिसाब से, और बाकी भाषा वैज्ञानिकों के हिसाब से जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को बचपन कहते हैं। यानी 6 साल तक का बच्चा रहेगा तो बचपन है, 6 साल जब उसने पार करे तो बचपन नहीं रह जाएगा। लेकिन रूसो के अनुसार, जो भाषा विज्ञानी रूसो है भाई, ये सबसे अलग चलते हैं, तो रूसो जी के अनुसार बचपन की जो आयु होती है वह 6 से 14, यानी सबकी जब खत्म होती है तो इनकी भाई शुरू होती है ना, सबकी खत्म होती नहीं, इनकी शुरू होती नहीं। तो भाई रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था 6 से 14 वर्ष की है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बचपन का समय सभी भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार कब तक है? जन्म से 6 वर्ष, यानी 0 से 6 वर्ष, लेकिन रूसो के अनुसार 6 से 14। याद रखिएगा, डिफिकल्टी है, कंफ्यूज मत होना भाई कि एक जगह बचपन 0 से 6 वर्ष लिखा है, एक जगह 6 से 14 लिखा है, नहीं, रूसो के अनुसार 6 से 14, और बाकी नॉर्मल जो है बाकी भाषा विज्ञानियों के हिसाब से 0 से 6 वर्ष तक का बचपन कहलाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपनयन संस्कार वैदिक काल के शिक्षा काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार, अगर आपने रामायण महाभारत देखी है और नहीं भी देखे, बता देता हूं कि भाई उसमें जब राजकुमार लोग शिक्षा लेने जाते हैं, राम लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न जी गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते हैं, या महाभारत में आप देखेंगे कि जब अर्जुन कर्ण दुर्योधन ये सब लोग जाते हैं शिक्षा लेने, तो इन सबका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है भाई? इसमें बालक भाई राज्य परिवार से हो, किसी परिवार से हो, कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, उसका उपनयन संस्कार होगा, अर्थात उसका सर मुंडवाया जाएगा, वो एक वस्त्र धारण करेगा, सूती कपड़े पहनेगा, जनेऊ धारण करेगा, और वो भिक्षा मांगते हुए रहेगा और अपने कार्य खुद करेगा। मतलब वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, एक सामान्य जीवन जीना पड़ता है शिक्षा हासिल करने के लिए, एडमिशन होता है सेम। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रोसेस है, तो उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार एजुकेशन लेने से पहले, पढ़ाई शुरू होने से पहले होती थी, जब वैदिक काल में तब होता था ऐसा। ठीक, अगला, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। भाई पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था से पहले, यानी कि भाई जो बाल्यावस्था है 6 से 14 वर्ष या 0 से 6 वर्ष, उसके पहले पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, शैशव अवस्था, उसमें बालक जो है खिलौनों से खेलता है, उसकी इच्छा होती है नए नए खिलौनों से खेलने की, गाड़ी, कार, छोटे मोटे खिलौने जो होते देखो ना, बर्तन, इन सब से खेलता है वो। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? खिलौनों की आयु। अगला प्रश्न, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ 71 से कम होता है। जी हाँ, जड़ बुद्धि वाले बालक, जो मोटी बुद्धि वाले बालक होते हैं, कमजोर बुद्धि वाले, उनका जो IQ है वो 71 से कम होता है। IQ मतलब बुद्धिमत्ता, यानी कि कितना होशियार है कोई, ये जानने का तरीका। जिसका IQ 100 के ऊपर है वो होशियार बच्चा है, जिसका IQ 71 से कम है वो जड़ बुद्धि है, मोटी बुद्धि का बालक है। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैंने आपको 12 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शिशु के दूध के दांत की संख्या होती है 20। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोर अवस्था में। जन्म के समय बालक का भार 7 पौंड का होता है भाई। साथ ही साथ बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले जो चीज सीखता है वो सर्वनाम। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 500 ग्राम, आधा किलो का। कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? 8 वर्ष के बालक का मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है, फुली डेवलप ब्रेन। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन 9 महीने लगते हैं भाई। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है। रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था 6 से 14 वर्ष है, बाकी सब 0 से 6 और रूसो के अनुसार 6 से 14। अगला देखिए, उपनयन संस्कार वैदिक काल में किया जाता था जब शिक्षा लेनी होती थी। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। साथ ही साथ जड़ बुद्धि वाले बालक का आयु 71 से कम होता है। तो ये हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बात करते हैं अति लघुत्तर प्रश्नों की, जो 1 नंबर के लिए पूछ सकता है या फिर हो सकता है आपको 2 नंबर के लिए पूछ दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एकल परिवार से क्या अभिप्राय है? एकल परिवार से क्या मतलब है आपका? भाई एकल परिवार वो परिवार होता है जिस परिवार में माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। माता हो गए, पिता हो गए, और उनका 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चे, लेकिन उन बच्चों की शादी नहीं होनी रहनी चाहिए। ठीक है, अगर वो बच्चे कुंवारे हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उस परिवार को कहते हैं एकल परिवार। एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, उसको एकल परिवार बोलते हैं। लेकिन वही अगर उन बच्चों की शादी हो जाए, उनकी बीवी आ जाएंगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, तो परिवार बड़ा हो जाएगा, तो अब ये एकल परिवार नहीं रहेगा, वो हो जाएगा संयुक्त परिवार। क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार। जी हाँ, तो यहाँ एकल परिवार पूछा है, संयुक्त परिवार की परिभाषा बता देना। अगला, बाल श्रम का अर्थ बतलाइए। बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। जी हाँ, बाल मजदूरी एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे देश में। हमारी सरकार ने इसको बाल मजदूरी, बाल अपराध घोषित कर दिया है। अगर कोई 14 वर्ष से कम के उम्र के बालक से काम करवाता है,
अब बोलोगे घर में माता पिता काम करवाते, भाई घर के काम की बात नहीं हो रही है, घर के बाहर दुकानों में, फैक्ट्रियों में, है ना, ढाबों पे, होटलों में अगर यहां पर काम करवाया जाता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, तो भाई ये बाल मजदूरी कहलाई। क्यों? क्योंकि भाई 14 साल की जो उम्र होती है वो पढ़ाई लिखाई की होती है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, आरटीई आप जानते नहीं है शायद, है ना? अगर पता होगा बहुत अच्छी बात है कि भाई शिक्षा का अधिकार होता है शून्य से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। जी हाँ, शून्य से नहीं बोलेंगे, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हमारे देश में मिलनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट जैसा है भाई, मौलिक अधिकार जैसा है। बट अगर ऐसा कोई नहीं करता है, उससे काम करवाता जबरदस्ती, तो काम पे रखने वाले को भी और काम पर लगाने वाले को भी जेल हो सकती है। बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है बाल श्रम। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु वालों से कार्य करवाना क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है, बाल मजदूरी। अगला देखिए, बच्चों पर संयुक्त परिवार के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त परिवार में जब जॉइंट फैमिली में बच्चे रहेंगे तो उन पर क्या असर होगा? जॉइंट फैमिली में भाई कुछ अच्छे गुण भी आएंगे, कुछ बुरे भी। ठीक है, पहले अच्छे गुणों की बात करते हैं। जॉइंट फैमिली में भाई गुण के अंदर यानी पूरे परिवार में जो गुण मिलेंगे वही गुण उनके अंदर भी आ जाएंगे। ठीक, धार्मिक होगा, क्योंकि दादा दादी रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, नाती पोतों को अपने अच्छे से समझा कर रखते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, उनका लालन बहुत अच्छा हो जाता है, लालन पालन पोषण बड़ा बढ़िया हो जाता है। माँ बाप काम पर भी गए तो दादा दादी संभाल लेते हैं, चाचा चाची संभाल लेते हैं, बड़ा मस्त रहता है, बढ़िया। ठीक, इसमें नैतिक, सामाजिक, धार्मिक विकास हो जाता है बालक का, ये सब अच्छी बातें। पर बुराइयां भी कुछ है, अवगुण भी है कि चाचा चाची में झगड़ा होता है, या फिर चाचा और पिताजी होते हैं मतलब भाइयों भाइयों में जो झगड़ा देखते हैं और उनमें जो द्वेष देखते हैं, दुश्मनी देखते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर भी द्वेष, कलेश ये भी उनके मन में आ जाता है। साथ ही साथ उनमें आलस भर जाता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा बड़ा परिवार है तो बच्चों पे तो कोई जिम्मेदारी आएगी नहीं कार्य करने की, तो बच्चे आलसी हो जाते हैं। जी हाँ, तो इतने प्रकार के अवगुण भी उनके अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गए 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो दीर्घ उत्तरी के लिए आ सकते हैं, तो वो है ये महत्वपूर्ण 4 प्रश्न उत्तर। जी हाँ, लेकिन इन्हें बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत जरा से भी आपको अच्छी लगी है, कि आपको फायदा हुआ है डीएलएड के बारे में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, प्रेरणा स्रोत है। मेरी मेहनत आप सफल हो जाती है, आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक चाहिए बस। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं वो। तो उसमें पहला है प्रश्न क्रमांक 16वां, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण। कि कोई भी बाल श्रमिक क्यों बनता है, यानी कोई बच्चा जो है वो श्रमिक यानी कि वो मजदूर क्यों बनता है, उसके मुख्य कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित कारण ऐसा लिखेगा, पहले एक लाइन, फिर लिखेगा जनसंख्या वृद्धि। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं और फिर उनको पाल नहीं पाते हैं, उनका खर्चा नहीं उठा पाते, स्कूल नहीं भेज पाते, इस कारण से मजदूरी करने भेजते हैं या विवश होकर बालों को जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। जनसंख्या वृद्धि सबसे मूल कारण है। भारत में 90% जो परेशानियां हैं उनका कारण है। तो जनसंख्या रोकना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। अगला है गरीबी। जब माँ बाप गरीब होते हैं, परिवार गरीब है, तो स्कूल का खर्चा उठाने से वो बचते हैं, इसलिए स्कूल में भेजकर वो क्या करते हैं, घर में कुछ पैसे आएंगे इससे मजदूरी करने, काम करने भेज देते हैं। विवश होकर आप देखेंगे कि बच्चे पॉलिथीन बीनते हैं, ढाबों पे काम करते हैं, प्लास्टिक कचरा बीनते रहते हैं। जी हाँ। अगला है अशिक्षा। भाई शिक्षा नहीं है, जो माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं होते उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझते, तो वो अपने बालकों को पढ़ाते भी नहीं है, इस कारण से वो भी मजदूरी करते रहते हैं। फिर शिक्षा की उच्च कीमत। हमारे यहाँ शिक्षा जो है बहुत ज्यादा कीमत है इस शिक्षा की। आप स्कूलों में देखो, बड़े बड़े कॉलेजेस में देखो, इतनी हाई फाई फीस है, लाखों में हजारों में फीस है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाता है। जी हाँ, कोचिंग क्लासेस से लेकर कॉलेजेस तक की बहुत फीस है, इंजीनियरिंग कॉलेज तक की बहुत लाखों में फीस है, जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। शिक्षा हमारे यहाँ फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए शिक्षा, और इलाज जो है मेडिकल सुविधा वो फ्री होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें पैसा ले लो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, भाई आप सब बिजली के दाम बढ़ा दो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कभी भी दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। यह हमें सरकार से मांग रखनी चाहिए चुनाव में। अनिवार्य शिक्षा की जानकारी न होना। हमारे राइट टू एजुकेशन आरटीई यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसकी जानकारी अगर माँ बाप को ना हो, बच्चे को ना हो, तो वो इस तरह के कामों में लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसमें लगना पड़ता है। ठीक, तो ये कारण है। अगला वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ लेना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो भाई वैश्वीकरण के प्रमुख कारण लिखिए, ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख कारण। भाई आर्थिक समानता। भाई वैश्वीकरण का कारण नहीं, उद्देश्य आर्थिक समानता, मतलब विश्व इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि सब लोग आर्थिक रूप से समान होंगे, कोई ज्यादा गरीब कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा। फिर गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना,
भी उदारीकरण, निजीकरण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इन सब कामों का मतलब क्या है कि अगर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण होगा तो हमारे देश में और क्या क्या होगा, या किस कामों के लिए ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण करना है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विदेश से कोई कंपनी आके किसी भी देश में आके फैक्ट्री लगा के सामान बना बेच सके। जैसे भारत में आजादी के समय तक ब्रिटिशर्स गुलाम बनाए रखे थे, फिर आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश में बहुत कम फैक्ट्रियां थी, हमारे देश में 7 सरकारी इकाइयां थी, बाकी सब भाई विदेश से हम सब आयात करते थे। ये छोटी सी पिन से लेके सेफ्टी पिन से लेके हवाई जहाज तक सब आयात होके आता था, तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे। और हमारे यहाँ जब सब बाहर से सामान आ रहा है तो जॉब कहां से मिलेगी। फिर धीरे धीरे उदारीकरण हुआ हमारे यहाँ, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, फिर वो हमारे देश में हुआ तो विदेश की फैक्ट्रियां इंडिया में आने लग गई। इंडिया में आने लग गई तो भाई वो हमारे इंडिया के मजदूर को भर्ती करने लग गई, तो लोग कमाने लग गए, लोगों के पास पैसा आ गया और समाज हमारा डेवलप हो गया। ठीक, तो ये सब। अगला प्रश्न, बचपन अवस्था की विशेषता लिखिए। बचपन की जो अवस्था होती है उसकी क्या विशेषता है, बचपन में जो अवस्था होती है उसकी क्या उसकी विशेषता है। तो देखिए बचपन की जो व्यवस्था है विशेषता है, बचपन की जो अवस्था है उसमें जो विशेषता है उसकी बात पहली कि भाई अजीबोगरीब अवस्था है, बड़ी अजीब गरीब अवस्था है, बालक क्या करता है क्या नहीं, कभी इधर मन भटकता है कभी उधर भटकता है, तो बड़ी अजीबोगरीब अवस्था है। ठीक है, दूसरा खतरनाक अवस्था है, यानी प्राय इसी बचपन में ही बचपन अवस्था में ही भाई क्या होता है, अधिकतर बालकों की मृत्यु होती है, बाल मृत्यु अधिकतर इसी उम्र में होती है। जी हाँ, तो ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की अवस्था है। आत्मनिर्भर मतलब खुद कमाना नहीं, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं, अपने कार्यों के लिए, जैसे कि अपना शौच करना, अपना खाना खाना, कपड़े पहनना, नहलाना, ये सब इसी अवस्था में सीखते हैं ना। उत्तरोत्तर विद्यम विकास, इसमें बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, बच्चे का बहुत विकास होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। साथ ही साथ अनुकरण की प्रवृत्ति, इस उम्र में बालक किसी ना किसी का अनुकरण करता है, पापा, चाचा, शिक्षक, दोस्त, टीवी में किसी एक्टर को देख के, क्रिकेटर को देख के, किसी ना किसी को देख के उसका अनुकरण जरूर करता है। आत्म केंद्रित व स्वप्रेमी, इस अवस्था में बालक सिर्फ अपनी सोचता है, वो स्व केंद्रित होता है, सेल्फ ओरिएंटेड होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने से प्रेम करता है, दूसरों से उसे कोई चिंता नहीं, समाज की भलाई से कोई चिंता नहीं, उसे सिर्फ खुद से प्यार है, अपना फायदा पहले देखता है। और तीव्र मानसिक विकास, भाई इस समय में बहुत ज्यादा मानसिक विकास, बहुत फटाफट उसका भावनात्मक मानसिक विकास होता है, ब्रेन बहुत डेवलप होता है इस अवस्था में। अगला है भारतीय परिवारों में बच्चों के बचपन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। भाई भारत का परिवार का बच्चों के बचपन पे क्या प्रभाव, परिवार में भाई इंडिया की फैमिली में रहना है, इंडियन फैमिली में बड़ा रहना और बड़ा होना एक बच्चे के लिए बहुत चैलेंज है। आप सबने फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया। भाई हम अपने परिवार में जब रहते हैं तो हमारे पालन पोषण की पद्धतियां, कुछ के माँ बाप कार्य करते होंगे, कुछ के माँ बाप खेती में लगे होंगे, कुछ के माँ बाप कहीं जॉब भी करते होंगे, तो और कुछ के माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, तो लालन पालन और पोषण जो होता है उसमें बहुत ही डिफिकल्टी आती है, बहुत ही उसमें भिन्नता होती है। फिर माता पिता की अपेक्षा का दबाव, भाई माता पिता अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि हमारा जो बच्चा है ये बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बच्चे की इच्छा चित्रकार बनने की, नहीं बन सकता भाई, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो माता पिता अपनी अपेक्षा बच्चों पर थोप देते हैं, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है, बहुत दबाव रहता है, परीक्षा में 100% 90% लाना है, परीक्षा पास करें, किसी भी कीमत पे IIT निकालना है, ये बहुत दबाव रहता है। बालिका संघ भेदभाव, हमारे लड़का लड़की का भेदभाव बहुत होता है, खासकर लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़कियां बोझ होती है, इस प्रकार की सोच आज भी हमारे समाज में है, आज भी भारत के परिवारों में है। हालांकि अभी ये धीरे धीरे बदल रही है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हम जैसे पढ़े लिखो, हम लोग भी बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली, हमारे माता पिता ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते लड़का लड़की में। ठीक है, पर जो करते हैं आज भी कुछ छोटी सोच वाले, पुराने ख्याल वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारे परिवार में बच्चों को इसका सामना करना पड़ता है, खासकर लड़कियों को तो बहुत सामना करना पड़ता है परेशानी का। फिर समय पूर्व व्यक्तित्व, हमारे यहाँ बच्चे जो है समय से पहले इतनी परेशानियां झेल लेते, इतना कुछ देख लेते कि समय पूर्व ही वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। जी हाँ, तो ये सारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएलएड की, इन्हें आपको पढ़ना है, कंठस्थ करना है और लिख लेना है, यही परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ 5वीं इकाई और ये बाल व्यवस्था विषय समाप्त होता है। आपको अगले वीडियोस देखने हैं, दूसरे विषयों के वीडियो देखने हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आप अगर इस पूरे विषयों के सभी विषयों के नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। जी हाँ, साथ ही साथ आप हमें हमारे स्टडी क्लास के इस पेज को अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको नोटिफिकेशन, लाइव क्लास, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलते हैं। और तो और स्टूडेंट्स, आप हमारे स्टडी क्लास के पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, फॉलो कर सकते हैं, करें नहीं, फॉलो करें, ना करें नहीं भाई, फॉलो करें ही, जरूरी करें। आप हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।